नमस्कार साथियों। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे भौतिक विज्ञान जो बुक का सॉल्यूशन चल रहा है उसमें जो यूनिट नंबर है, ये ग्रेविटेशन यूनिट है। ये इसका यूनिट नंबर है, आपके पास बुक होगी यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में जो ग्रेविटेशन है उसका अपने आज वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। जो गत वर्षों में जितने भी प्रश्न आए वो सारे बुक में डाले गए हैं। तो आप जिन साथियों के पास बुक है वो बुक साथ में रखें, साथ में आंसर की को मिलाते जाएं। आगे चलते हैं। इसमें भौतिक विज्ञान की बुक है वो आप डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की बुक भी है हमारी आई हुई, तो वो भी आप डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना है और फिर इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने एड्रेस की डिटेल भेजनी है और लगभग 4-5 दिन के प्रोसेस के बाद आपके पास बुक पहुंच जाएगी। किसी भी ऑफलाइन डिपो पर ये उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें अब जो भी आप कोई लेते हैं तो 60% के डिस्काउंट के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी हमारी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर से पहले। तो अपने शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी के अंडाकार कक्ष में घूर्णन करे उपग्रह की कुल यांत्रिक ऊर्जा हो। देखिए, इस ग्रेविटेशन के पार्ट में मेन जो प्रश्न आते हैं वो केपलर के नियम से आते हैं या फिर पलायन वेग पर कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर कई बार प्रश्न आया हुआ है, और इसके अलावा उपग्रह की गति की उसकी टोटल ऊर्जा कितनी होती है, उसका कक्षीय वेग कितना होता है और उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, गतिज ऊर्जा कितनी होती है, और गुरुत्वीय त्वरण के मान को बदलने वाले कौन कौन से कारक है। ऊंचाई पे जाने पे गुरुत्वीय त्वरण बदलता है, गहराई पर जाने पे बदलता है, पृथ्वी की घूर्णन के कारण बदलता है, पृथ्वी के आकार के कारण कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर गुरुत्वीय त्वरण कम है। तो ये बेसिक सा इसमें क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान प्रश्न आते हैं और आप आराम से कर सकते हैं इस यूनिट को। कक्षा 11 की NCERT में है, ये लास्ट चैप्टर यही है, गुरुत्वाकर्षण। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अंडाकार कक्ष में घूर्णन कर रहे उपग्रह की कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी। तो जो टोटल यांत्रिक ऊर्जा होती है उसका मान होता है G बड़ा M छोटा m अपॉन में 2R और माइनस की। ये अर्थ है, पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक उपग्रह है वो अंडाकार कक्षा में घूम रहा है, m द्रव्यमान का 1 फुट का कक्षीय वेग v से घूम रहा है, और इस पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M, और ये कक्षा की जो त्रिज्या है पूरी यहाँ से पृथ्वी के सेंटर से कक्षा की त्रिज्या है वो कितनी है, R। अभी आपके जो ऑप्शन है उसमें R की जगह क्या माना हुआ है, A माना हुआ है। तो इस हिसाब से प्रश्न का आंसर आएगा E बराबर माइनस का G बड़ा M माइनस बट्टा में 2A। ये आ जाएगा इसका आंसर। G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में 2A, इसका ये आंसर आएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, जो आपको याद है तो आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। इसके अलावा जो स्थितिज ऊर्जा होती है U, वो भी इसी प्रकार का फॉर्मूला होता है, G बड़ा M छोटा m अपॉन में R। सिर्फ R होता है, यहाँ 2R है और यहाँ R, यानी कि ये वाली जो ऊर्जा है कुल ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा की कितनी होती है, आधी, यानी कि E बराबर होता है U/2। और गतिज ऊर्जा K है, उसका मान E के क्या होता है, बराबर होता है। बस गतिज ऊर्जा का मान प्लस में आता है और कुल ऊर्जा है वो माइनस में। माइनस का मतलब है कि उपग्रह की बाउंड स्टेट को बताता है, बद्ध अवस्था को बताता है कि उपग्रह की कुल ऊर्जा है वो माइनस है। इसका मतलब उपग्रह वो उसके चारों ओर घूमने के लिए बाध्य है, ऐसा समझ सकते हैं आप। आगे चलते हैं। एक 90 न्यूटन भार वाली वस्तु को पृथ्वी की सतह से R/2 ऊंचाई पर, और दूसरा है पृथ्वी की सतह से R/2 गहराई पर ले जाया जाए जहां R बराबर 6400 किलोमीटर है, तब वस्तु का भार क्रमशः होगा। तो प्रश्न क्या है कि जो उपग्रह उपग्रह क्या पृथ्वी है, ये दो कंडीशन दी है कि पृथ्वी की सतह पर यहाँ जो भार है वो है 90 न्यूटन। भार कितना दिया हुआ है, 90 न्यूटन।
फिर इसको दो, पहला पॉइंट है कि इसको कितनी ऊंचाई पे ले जाए, वस्तु को h बराबर r/2 ऊंचाई पर लेके जाया जाए, या फिर इतनी, दूसरा स्टेप है ये, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप ये है कि इसको गहराई, गहराई का मान भी कितना है, r/2 करें, मतलब जितनी ऊंचाई पर ले जाया गया वस्तु को उतनी ही गहराई पर लेके जाएं। तो भार के मान क्या क्या होंगे वो आपसे पूछा है। तो ऊंचाई या गहराई पर हम पहले ऊंचाई की बात कर लेते हैं। ऊंचाई के लिए तो जो नया भार बल आएगा, सतह पर भार बल कितना है, वो है 90 न्यूटन। तो नया भार बल आएगा वो कितना आएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन हो जाएगा, ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में मान में परिवर्तन है, वो कितना है, मान लो जी डैश है। कितना है, जी डैश। तो अब क्या करेंगे इसमें, इसमें करेंगे F बराबर m, और जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है ऊंचाई के साथ, वो होता है g अपॉन में 1 प्लस h बट्टा में r का होल स्क्वायर। ये जी डैश का मान हमने यहाँ पे रख दिया, और आपको दिया हुआ है F बराबर 90 न्यूटन, और मान लेते हैं कि यहाँ सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है, तो भार बल का फॉर्मूला क्या होगा, mg। तो ये है सतह के लिए, मतलब mg का मान आपको दिया हुआ है 90 न्यूटन। कितना न्यूटन दिया हुआ है, 90 न्यूटन। तो अब हम मान रख के इसको निकाल देंगे। नया जो एफ डैश आएगा, नया जो भार बल आएगा, वो आएगा mg अपॉन में 1 प्लस h का मान कितना लेना है, r/2, और नीचे r है ही पहले से ही, तो इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये आएगा mg बट्टा में, r से r कट जाएगा, 1/2, 1/2 और 1 हो जाएंगे, 3/2 का होल स्क्वायर, और mg का मान कितना है, 90, और ये होगा 9/4। ये होगा 90 गुणा 4/9। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा 40 न्यूटन। कितना न्यूटन आएगा ये, 40 न्यूटन। मतलब h बराबर यहाँ पर जो भार होगा वो कितना न्यूटन आएगा, 40 न्यूटन। अब गहराई की बात कर लेते तो गहराई वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि यहाँ गहराई पर जो भार बल है वो F डबल डैश है, वो कितना होगा, mg डैश डबल डैश, क्योंकि उसको डैश मान लेते उसको डबल डैश मान लेते। और गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है 1 माइनस डी बट्टा में आर, ये होता है। तो mg और 1 माइनस डी का मान कितना है, तो गहराई भी कितनी है, r/2 ही है, तो ये इसे काट देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/2, और गुणा में mg का मान आपको कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, तो 90 गुणा 1/2 कितना न्यूटन आएगा, 45 न्यूटन। तो इससे, इस सवाल से आपको ये भी स्पष्ट होगा कि ऊंचाई पर जाने पे गुरुत्वीय त्वरण के मान में ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि भार बल यहाँ सिर्फ कितना रहा है, 40 न्यूटन, लेकिन यहाँ भार बल कितना है, 45 न्यूटन, मतलब उतनी गहराई है उतनी ऊंचाई है, तो मतलब ऊंचाई पर जाने में जल्दी कम होता है भार, जबकि गहराई में जाने में थोड़ा सा ऊंचाई वाले की तुलना में थोड़ा कम परिवर्तन होता है। तो ये 40 और 45 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा, 40 और 45 न्यूटन। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको, आसान प्रश्न है बिल्कुल। ये इस प्रकार किया है, बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, अच्छे से आप देख सकते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी किसी दूसरे ग्रह की औसत दूरी का 0.6 है। इस ग्रह द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य से किसकी, पृथ्वी की औसत दूरी, हमने सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को मान लो लिख दिया r से, और ग्रह की जो सूर्य से दूरी है वो कितनी है, rp, प्लेनेट के लिए rp। पृथ्वी की औसत दूरी है वो दूसरे ग्रह की औसत दूरी कितना है, 0.6, यानी कि RE का मान है आपको वो 0.6 RP दिया हुआ है। इस ग्रह द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय, तो आपको पता है पृथ्वी एक एक चक्कर लगाती है, पृथ्वी का आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने लगा समय आवर्तकाल होता है, और एक चक्कर कितने दिन में पूरा होता है, 365 से 1/4 दिन में, यानी कि 1 वर्ष में होता है, उसे हम 1 वर्ष बोलते हैं। तो पृथ्वी का आवर्तकाल है 1 वर्ष, और आपको उस ग्रह का आवर्तकाल पूछा है वर्षों में कितना होगा। तो हम केपलर का जो तृतीय नियम है वो लगा देंगे। केपलर का कौन सा नियम, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है, वो होता है t² समानुपाती r³ ये होता है। अब
आपको किसका ज्ञात करना है? ग्रह का। तो ग्रह के आवर्तकाल को ऊपर रखेंगे और पृथ्वी के आवर्तकाल को नीचे रखेंगे, वो बराबर आएगा, क्योंकि समानुपाती है तो ऊपर आर पी आएगा और नीचे आर ई आएगा का होल स्क्वायर। ऐसे सोल्व कर देंगे अब। तो टी पी बट्टा में टी ई का होल स्क्वायर है, वो बराबर आएगा आर पी। आर पी का मान जो है वो आर पी है, लेकिन आर ई का मान कितना है? 0.6 आर पी है। यही दिया हुआ आपको प्रश्न में, ये प्रश्न में दे रखा है आपको। इसको काट देंगे आर पी से आर पी, ऊपर बचेगा 1 बट्टा में 0.6 की क्यूब। अब मैं इसको इससे पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर आएगा 10, यानी कि 10 बट्टा में 6 की क्यूब। अब 10 बट्टा में 6 क्यूब है, इसको मैं लिखता हूँ 10 गुणा 10 गुणा 10 बट्टा में 6 गुणा 6 गुणा 6। अब 2 से काटेंगे तो ये पर 5 और नीचे 3, यानी कि ये बचेगा 5 गुणा 5 गुणा 5 बट्टा में 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 125 बट्टा में 27, और इसको काटेंगे तो लगभग आएगा 4.62। यानी कि आपके पास आ गया टी पी बट्टा में टी ई का होल स्क्वायर का मान आ गया 4.62। लेकिन आपको तो टी पी का मान चाहिए, तो आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्ग घट जाएगा, इसके ऊपर वर्गमूल आ जाएगा 4.62 की रूट। और अब आप देख पा रहे हैं ऑप्शन से, सीधे ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ये इसको टी पी बराबर लिखूं तो टी पी बराबर आएगा 4 रूट रूट में 4.62 गुणा में टीई, और टीई का मान कितना है? वो है 4.62 रूट में गुणा में 1। तो यानी कि टीपी का जो मान आएगा वो कितना वर्ष आएगा? वो रूट में 4.62 वर्ष आएगा। अब आप ऑप्शन निकालते कि 4 है, 4 का रूट कितना होता है? 2 के आसपास, 2 होता है, 2 के आसपास इन 2, लेकिन 62 है वो साथ में, तो 2 से थोड़ा ऊपर होगा, तो मतलब 2 से थोड़ा ऊपर वाला वर्ष आ जाएगा इसका आंसर। तो ये कौन सा आंसर होगा? इसे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2.1 वर्ष। यानी कि इसका जो टोटल मतलब मान निकालते होता है 2.149 वर्ष, ऐसे होता है। तो ये हो जाएगा इसका 2.1 वर्ष। इस प्रकार सोल्व कर देंगे। इस पे भी बहुत प्रश्न आए हुए हैं, तीसरे नियम पर भी ये ऐसे निकाला है हमने। बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से किया है, यहाँ पे टी का पावर 3/2 ले लिया पहले से। फिर इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको 3/2 पावर निकालना, तो इसके लिए आप ये करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। क्या चलने दें और लास्ट में वर्गमूल कर दें इसका, ये भी ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान। तो देखिए, आपने पृथ्वी के आकार के कारण पढ़ा होगा कि ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, और ये कौन सी रेखा है? ध्रुवीय रेखा, यानी कि ये ध्रुव है यहाँ पर, एन और एस। अब विषुवत रेखा से किधर जाना है? ध्रुव की ओर जाना है। और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो होता है जी बराबर जी एम बट्टा में आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर? पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये वाली जो त्रिज्या होती है विषुवत रेखा की त्रिज्या, यानी कि इक्वेटर की त्रिज्या है, और ये त्रिज्या होती है आर ई पी, यानी कि ध्रुव वाली। तो आर ई का मान आर ई पी से क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जिसकी त्रिज्या ज़्यादा उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? कम होता है। तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होता है और पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। तो आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हो, तो मतलब आप कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हो, तो मतलब ध्रुवों पर जाएंगे ध्रुवों की तरफ, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। आप पृथ्वी का आकार वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। एक वस्तु पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई से गिराई जाती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर हो, तो पृथ्वी की सतह पर टकराते समय वस्तु की चाल हो। तो वस्तु की सतह पर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई से गिराई जाती है, तो इसको कैसे करेंगे अपने? तो इसको अपने एक पेज जोड़ के कर लेते हैं। पेज नहीं जोड़ेंगे, इसमें ब्लैक है नहीं पेज। तो
ये है पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर, और वस्तु को यहाँ से गिराया गया है, यहाँ से। तो ये है एच, एच ऊंचाई, लेकिन ये बता रहा है कि ये ऊंचाई और पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। तो ऑल ओवर ये दूरी कितनी है, 2r। कितनी है दूरी, 2r। ठीक है, तो ये बिंदु मान लेते हैं ए है और ये बिंदु बी है। तो ए पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो स्थितिज ऊर्जा आपको बताया था कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है जी बड़ा एम छोटा एम अपॉन में आर और माइनस का। आर क्या है, यहाँ केंद्र से दूरी। तो यहाँ पर आर का जो मान है वो कितना है, 2r है। कितना है, 2r। तो हम मान लेते हैं कि पहले ये r1 है और बाद में पहली जो कंडीशन है कि r1 यानी कि कितनी ऊंचाई पर है वो 2r पर, फिर सतह पर आ जाता है। तो नई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सतह पर केंद्र से दूरी कितनी होती है, r, यानी कि r1 और r2 के मान आपको ये दिए हुए। तो पहली स्थिति जो है वो है g बड़ा m छोटा m अपॉन में 2r माइनस का। और दूसरी स्थिति जो है सतह पर आने के बाद कितनी दूरी रह जाएगी, r के बराबर ही रह जाएगी। तो आएगा माइनस का g बड़ा m छोटा m अपॉन में r आ जाएगी। ठीक है, अब सतह के बराबर ऊंचाई से गिराई गई है, तो यहाँ प्रारंभिक वेग कितना है, 0। और यहाँ पर टकराने वाला वेग आपसे पूछा है, वस्तु नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ टकराने वाला वेग, सतह पर टकराने वाला वेग आपसे पूछा। तो v1 बराबर तो है 0 और v2 आपको फाइंड करना है, वो भी किसकी टर्म में, gm बट्टा r की टर्म में। तो कैसे करेंगे आप देखिए कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। ये स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है और ये स्थितिज ऊर्जा कम है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में क्या है, ये कमी। लेकिन ये स्थितिज ऊर्जा में कमी है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से कि स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई है, तो कौन सी ऊर्जा में वृद्धि हुई है, गतिज ऊर्जा में। तो हम लिखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा में कमी है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के क्या होगी, बराबर होगी। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी कैसे निकालेंगे, तो ज्यादा वाली में से कम वाली घटा देंगे। तो U1 माइनस क्या करेंगे, U2, और ये होगी K2 माइनस K1। तो U1 कितना है, तो U1 है G बड़ा M छोटा m अपॉन में 2r, इसका है माइनस का। और U2 है वो भी माइनस का है, G बड़ा M छोटा m अपॉन में कैपिटल R। K2 का मान है 1/2 m/v² और K1 का मान है 1/2 m/v1², लेकिन v1 का मान कितना है, 0 है। तो बाद में हम सॉल्व कर देंगे। अब देखो ये माइनस का 1/2 gm/r है और ये पूरा 1 gm, मतलब ये 1 gm/r है और ये आधा gm/r है, लेकिन ये प्लस का बन जाएगा और ये आधा है वो माइनस में। तो ऑल ओवर ये मान बचेगा प्लस का g बड़ा m छोटा m अपॉन में 2r प्लस का, और इधर ये 0 हो जाएगा तो ये बचेगा 1/2 m/v²। m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास जो आएगा मान वो आएगा v² बराबर gm बट्टा में कैपिटल R। तो v2 बराबर कितना आएगा, रूट में gm बट्टा में r, यानी कि दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे जिसका स्क्वायर हट जाएगा और इसके ऊपर वर्गमूल आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। इस प्रकार कर देंगे, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम ही लगाया हमने, ये ऐसे कर देंगे इसको। बिल्कुल बुक में जो किया हुआ है बिल्कुल आसान भाषा में समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। किसी वस्तु का पलायन वेग इसके द्रव्यमान की nवीं घात के समानुपाती है, यहाँ n है। तो पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का, वो होता है रूट में 2g बड़ा m अपॉन में छोटा r, नहीं कैपिटल R। ये r क्या है, ये पृथ्वी की सतह के पास का है। ये जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है ये पृथ्वी की सतह के पास है। तो r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, और कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, किसी वस्तु का पलायन वेग इसके द्रव्यमान की nवीं घात के समानुपाती है, जबकि पलायन वेग में जो द्रव्यमान होता है वो उस ग्रह का होता है, ना कि जिस वस्तु को फेंका जा रहा है उसका होता है। तो इसने पूछा कि फेंके जाने वाले द्रव्यमान की nवीं घात के समानुपाती है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान है ही नहीं, वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। तो फॉर्मूले में अगर मान नहीं है तो मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूँ, m⁻0। मान लेते हैं वस्तु द्रव्यमान स्मॉल m है, उसकी पावर कितनी होगी, m⁻0, क्योंकि m⁻0 मतलब एक को इससे गुणा करें तो यही संख्या आ जाएगी। तो यानी कि VE है वो m⁻0 के क्या होगा, समानुपाती, क्योंकि जिस पर निर्भर नहीं करता उसके साथ संबंध पूछे तो उसकी घात कितनी हो जाती है, 0।
कि मान लो कोई ए संख्या है, बी संख्या निर्भर ही नहीं करी, तो ए समानुपाती क्या लिखेंगे, बी की पावर 0 लिखेंगे, तो उसकी घात कितनी होगी, 0 होगी। भाई हमने कह दिया बी समानुपाती एम की पावर एन, लेकिन फॉर्मूले में देखें तो एम की पावर कितनी होती है, 0, तो एन बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। सीधी सी बात है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो घात कितनी होगी द्रव्यमान की, 0, क्योंकि बड़ा एम द्रव्यमान है वो पृथ्वी का, यानी कि जिससे फेंका जा रहा है उसका है, जिसको फेंका जा रहा है उसका द्रव्यमान नहीं है। मतलब वस्तु जिसको फेंका जाता है उसका द्रव्यमान पर पलायन वेग का मान निर्भर नहीं करता। चाहे एक हाथी को फेंको, चाहे चींटी को फेंको, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी तथा इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर त्वरण का 2 गुना है, तो ग्रह के द्रव्यमान एवं पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात होगा। तो अनुपात निकालना है। एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, मान लेते हैं ग्रह की त्रिज्या है आरपी और पृथ्वी की त्रिज्या है आर। एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, यानी कि आरपी का मान आपको दिया हुआ है RE/2 तथा इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर यानी कि ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण GP है और पृथ्वी की सतह पर G है। इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना है, 2 गुना, यानी कि GP का मान है वो GE का कितना है, डबल है, 2 गुना है। तो ग्रह के द्रव्यमान एवं पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात, यानी कि ग्रह का द्रव्यमान मान लो MP है और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, ME, तो आपको निकालना है MP/ME, ये आपको ज्ञात करना है। तो G दिया हुआ है और R दिया हुआ है, तो मतलब आपको गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें G भी हो, गुरुत्वीय त्वरण में G तो होगा, गुरुत्वीय त्वरण को G से लिखते हैं, जिसमें ये हो GM/R², मतलब त्रिज्या भी हो या दूरी भी हो और द्रव्यमान भी हो, तो ये फॉर्मूला। तो यहाँ से द्रव्यमान कितना है वो आएगा G/R²/G, ये आएगा। अब जो कैपिटल M है वो G/R² के क्या है, समानुपाती। तो यदि मैं MP/ME निकालूंगा, MP/ME वो आएगा, क्योंकि समानुपाती है G और R² के, तो यहाँ पे आएगा GP/GE गुणा में RP/RE का होल। अब ये मान रखें, GP का मान कितना है, 2G/G और गुणा में RP का मान कितना है, तो RP का मान है RE/2 और नीचे RE है और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। RE से RE कट जाएगा, G से G कट जाएगा, तो 2 गुणा में 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 गुणा में 1/4, तो कितना आएगा ये 1/2। तो MP/ME का जो मान आएगा, MP/ME 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, कितना आंसर आ जाएगा, 0.5। यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आपको त्रिज्या दे रखी थी और गुरुत्वीय त्वरण दे रखा था और किसका अनुपात पूछा था, M का, G का, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर घनत्व दिया होता तो घनत्व वाला फॉर्मूला लगाते। तो ये इस प्रकार से हल कर देंगे इसको। आगे चलते हैं। M द्रव्यमान की एक वस्तु अशून्य कोणीय वेग L के साथ एक अन्य बहुत अधिक द्रव्यमान के प्रभाव के अंतर्गत गति करती है, घर्षण की उपेक्षा करनी है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। यदि निकाय की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है तो कक्षा सदैव क्या होगी, वर्ताकार। तो आपको ये तो पता है कि कोई, इसको आप ऐसे मान लीजिए कि कोई ग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो उसको भी आपको पता है कि जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक। लेकिन ऋणात्मक ऊर्जा होने के लिए कक्षा जो है वो वर्ताकार भी हो सकती है और वो दीर्घ वर्ताकार या अंडाकार भी हो सकती है, दीर्घ वर्ताकार और अंडाकार भी हो सकती है। क्योंकि ग्रह हैं, जैसे आपने केपलर का नियम पढ़ा होगा पहला, कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, उसमें भी ऊर्जा कितनी होती है, ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक ऊर्जा होने का मतलब केवल कक्षा वर्ताकार से मतलब नहीं है, कक्षा दीर्घ वर्ताकार भी हो सकती है। लेकिन इसने क्या कहा है कि कुल ऊर्जा ऋणात्मक है तो कक्षा सदैव क्या होगी, वर्ताकार। सदैव होना जरूरी नहीं है, इसका सत्य कौन सा नहीं है, पहला ऑप्शन ही सत्य नहीं है। वस्तु की गति सदैव एक द्विविमीय समतल में होती है, तो वस्तु की गति या तो वर्ताकार होगी या दीर्घ वर्ताकार, और वर्त और दीर्घ वर्त है वो कैसी आकृति होती है, द्विविमीय आकृति, यानी कि वो समतल जैसे घूम रही है तो यही समतल बनाएगी ना, तो समतल वर्त और दीर्घ वर्त है वो 2D आकृति होती है। तो ये सही है।
वर्ताकार दीर्घवृत्ताकार है वो दोनों कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, वो दोनों समतल होते हैं। यदि निकाय की कुल ऊर्जा शून्य है तो कक्षा एक परवलय होगी। तो निकाय की कुल ऊर्जा शून्य का मतलब है कि जैसे मान लो ये ग्रह है, ये प्लेनेट है और ये अर्थ है, और इसकी टोटल ऊर्जा आपने जीरो कर दी। कुल ऊर्जा जीरो करने का मतलब है कि अब वो उपग्रह उस कक्षा में नहीं रहेगा, उस कक्षा से क्या कर जाएगा, पलायन, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो घूम रहा था, अब गुरुत्व पृथ्वी का जो उस पर कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी वो अपनी कक्षा को हमेशा के लिए छोड़ देगा। तो कक्षा को मान लो ऐसे घूम रहा है, ये छोड़ेगा तो ये फिर ऐसे जाएगा। तो ये पथ कैसा होता है, परवलयाकार। कैसा होता है ये, परवलयाकार। तो ये बात भी सही है। एक वस्तु की परिबद्ध कक्षा का क्षेत्रफल ए है तथा इसका आवर्तकाल 2ma/l होगा। तो ये हम केपलर के जो दूसरा नियम है dA/dt बराबर क्या होता है, होता है L/2m होता है। अब ये कह रहा है कि टोटल क्षेत्रफल कितना है, dA की जगह a लेना है, टोटल टाइम की जगह क्या लेना है, आवर्तकाल t। तो इसको लिखेंगे A/t बराबर L/2m। L क्या है यहाँ पे, स्मॉल l ले लेता हूँ। स्मॉल l क्या है यहाँ पे, तो कोणीय संवेग है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ से t निकालें तो t बराबर आएगा 2m A/l। t इधर, 2m इधर और l बट्टा में। तो ये बात भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है वही क्या है, गलत है। आगे चलते हैं। अच्छा प्रश्न है ये, इसमें दिया हुआ है, बढ़िया समझाया हुआ आपको, आप समझ सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हो। ये हमने फॉर्मूला जो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, वो होता है g/में। GS क्या है, सतह पर, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। ये किस पे गुरुत्वीय त्वरण है, सतह पर। तो इसको g लिख देता हूँ, और 1+h/r का होल। और h का मान कितना दे रखा है, त्रिज्या की आधी ऊंचाई यानी कि r/2। h का मान r/2 दिया है। तो सिंपल इसको सोल्व करना है। g/में 1+r/2। भाई h का मान है वो r/2 रख दिया, नीचे r एक और है ऑलरेडी, तो r से r कट जाएगा। तो आएगा g/में 1+1/2 का होल स्क्वायर। तो g डैश बराबर कितना आएगा, तो g डैश बराबर आएगा g/में ये होगा 3/2, और 3/2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9/4। तो ये आएगा 9/4, या 4 ऊपर चला जाएगा, 4/9 और g। ये आंसर आएगा इसका, 4/9 g। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए। आगे चलते हैं। अब ऐसे कर देंगे इसको हल। एक धूमकेतु की पृथ्वी से अधिकतम तथा न्यूनतम दूरियां क्रमशः। तो एक धूमकेतु है, सूर्य बना लेते हैं अपने, ये सूर्य है और एक धूमकेतु है। तो आपको पता है कक्षा ऐसे बनाते हैं। तो ये दे रखी है आपको, और ये इसको मान लेते हैं हम r1, और ये दूरी है r2। ये अधिकतम दूरी है और ये वाली दूरी क्या है, न्यूनतम। अधिकतम और न्यूनतम दूरियां दे रखी है। अधिकतम दूरी कितनी है, 2.6 × 10⁻12 है ये, और ये 10 की पावर कितनी है, 10। तो ये अधिकतम है और ये न्यूनतम है। जब ये सूर्य से अधिकतम दूरी पर है तब इसका वेग, तो अधिकतम दूरी पे यहाँ पे वेग, क्योंकि इसको r1 मान रखा है तो यहाँ वेग है, उसको v1 मानेंगे, उसका मान आपको दे रखा है, उसका मान आपको दे रखा है। जब ये सूर्य से न्यूनतम दूरी पर है तब इसका वेग होगा। तो यहाँ पर आपसे वेग पूछा है कि यहाँ पर वेग कितना होगा। यहाँ वेगा लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेग हो जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ बुक में भी वेगा लिखा हुआ है, तो ये करेक्शन हो जाएगी इसमें। तो कैसे करेंगे इसको, हम लगाएंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है कि यदि घूर्णन गति के अंदर कोई वस्तु जो घूर्णन गति करिए उस पर लगने वाला परिणामी बल आगुण शून्य हो, तो उस निकाय का कोणीय संवेग का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है।
कोणीय संवेग कोण किसे लिखते हैं एल से, वो क्या रहता है हमेशा नियत। यहाँ पे मान लो ये पहले बिंदु है और यहाँ पे दूसरे बिंदु है, तो L1 बराबर क्या होगा L2। नियत का मतलब है जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है। और कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है MVR, तो MV1R1। M1 नहीं लेना क्योंकि ये भी वही धूमकेतु है दोनों, तो दोनों का द्रव्यमान, दोनों जगह द्रव्यमान तो बराबर ही रहेगा। इधर होगा M, वेग मान लो V2 है और यहाँ पे दूरी कितनी है R2, M से M क्या हो जाएगा कट जाएगा। आपको किसका मान ज्ञात करना है V2 का, तो V2 बराबर क्या आएगा, तो V2 बराबर आएगा V1R1 बट्टा में R2। अब V1 का मान कितना दिया हुआ है, V1 है ये V1 का मान दिया हुआ है, ये R1 का मान है और ये R2 का मान है। V1 का मान कितना है 4 गुणा 10 की पावर 4, R1 का मान कितना है 2.6 गुणा 10 की पावर 12, R2 का मान कितना है 5.2 गुणा 10 की पावर 10। तो ये काटेंगे तो 2 आएगा और इससे काटेंगे तो 2 आएगा, तो ये 10 की पावर 16 होगी, नीचे 10 की पावर कितनी 10, तो ये ऊपर जाके 10 की पावर -10 में, यानी कि 2 गुणा 10 की पावर 4 गुणा 10 की पावर 12 गुणा 10 की पावर -10 बनेगा। तो आप देख लो 16 में से 10 गई पावर, 16 पावर में से 10 पावर गई, कितनी बचेगी 6 पावर बचेगी, 10 की पावर प्लस 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ऐसे कर देंगे, अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं, अब इस प्रकार सॉल्व किया हुआ इसको। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 48 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह यहाँ पे जो भार है वो कितना है, भार को W से लिख सकते हैं, हम S से लिख रहे हैं। FS कितना दिया हुआ है, वो 48 न्यूटन है। और मान लो वस्तु का द्रव्यमान M है और गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे कितना G, तो यानी कि mg का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 48 न्यूटन। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के आधे के बराबर ऊंचाई पर इस पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा। गुरुत्वाकर्षण मतलब भार बल, ऊंचाई यहाँ पे h का मान कितना दिया हुआ R/2, ऐसे प्रश्न हमने 2 बार निकाल लिए हैं। तो जो नया जो यहाँ भार बल होगा या गुरुत्वाकर्षण बल उसको मान लिया F, वो होगा mg डैश। इसको लिख सकता हूँ mg बट्टा में 1 + h बट्टा में r की होल स्क्वायर। और ये आधा है तो आपको पता है ये जो नीचे वाला मान है वो कितना आएगा, वो आएगा 9/4 या mg गुणा में 4/9, यही आएगा। और mg का मान कितना दिया आपको 48, तो 4/9, इससे आप हल कर देंगे, ऐसे हल कर देंगे इसको। तो इसका आंसर आएगा 21.33 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो मतलब गुरुत्वीय त्वरण के ऊंचाई के साथ वाले गहराई पे वाले भी अभी तक मतलब 11 प्रश्नों में से 4 प्रश्न आ चुके हैं। आगे चलते हैं, ये इसका आंसर दिया हुआ है, W माना हुआ है, तो आप W मान के भी कर सकते हैं, F मानो चाहे W मानो एक ही बात है, मान वही आना है 21.33। पृथ्वी की सतह से R ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, तो वापिस ऊंचाई का फॉर्मूला आ गया। H का मान कितना दिया हुआ है R, G डैश बराबर होता है ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तन का फॉर्मूला H बट्टा में R का होल स्क्वायर, G बट्टा में 1 + H का मान तो R है, R बट्टा R का होल स्क्वायर, यानी कि G/4 आ जाएगा। ये R से R कट जाएगा, 1 + 1 2 बनेगा, ये 1 बच जाएगा, तो 1 + 1 2 बनेगा, 2 का होल स्क्वायर 4, तो GS/4। पृथ्वी पर कितना है, GS है, G नहीं है, GS है तो GS/4। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, GS/4। आगे चलते हैं, चित्र में दर्शाए अनुसार एक छोटा उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। यदि L व K इसके क्रमशः कोणीय संवेगता गतिज ऊर्जा है, इन राशियों के लिए स्थिति 1 तथा 2 पर सही कथन है। तो देखिए कोणीय संवेग जो है, मान लो यहाँ कोणीय संवेग है L1 और यहाँ कितना है L2, और यहाँ गतिज ऊर्जा है K1 और यहाँ पर है K2, यहाँ वेग है V1 और ये वेग है V2, ये जो दूरी है वो है R1 और ये दूरी है R2। तो आपने कोणीय संवेग शासन नियम पढ़ा है कि कोणीय संवेग नियत रहता है, जितना
पहले पर है उतना ही दूसरे पर है, तो पहला ऑप्शन में तो ये आएगा L1 बराबर होगा L2 के। अब गतिज ऊर्जा देखनी है, तो गतिज ऊर्जा के लिए भी हम इस यही नियम लगा देंगे, mv1r1 बराबर mv2r2, तो v1r1 बराबर होगा v2r2। तो v2 बट्टा में v1 आएगा, वो आएगा r1 बट्टा में r2। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि r2 है वो बड़ा है किससे, r1 से, यानी कि ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है। ये r1 है और ये r2 है। तो ऊपर वाले यानी कि ये अगर 100 है तो ये 50 है, तो उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा, ऐसे समझ लो। तो v2 बराबर आएगा 2v1। तो v2 का मान v1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि v2 इज ग्रेटर देन v1। और कोणीय संवेग नियम से आप ये याद रखो कि अगर कोई ग्रह या उपग्रह, पृथ्वी से उपग्रह की बात हो रही है, उपग्रह ज़्यादा दूर है तो उसका कक्षीय वेग कम होगा, और नज़दीक है तो कक्षीय वेग ज़्यादा होगा। यानी कि अगर r1 बड़ा है तो v1 को छोटा होना पड़ेगा, और r2 छोटा है तो v2 को बड़ा होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो और कौन सा वेग बड़ा है, के v2 बड़ा है v1 से। और गतिज ऊर्जा में क्या होता है, गतिज ऊर्जा में होता है 1/2 mv², यानी कि जिसका v बड़ा, तो v2 बड़ा है किससे, v1 से, v1 छोटा है तो k2 बड़ा होगा किससे, k1 से। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे चलते हैं हम। चित्र एक ग्रह M का चित्र में क्या दिखाया गया है कि ग्रह M है का सूर्य S के सापेक्ष दीर्घ वर्ताकार कक्षा दर्शाता है। छायांकित क्षेत्रफल SCD, ये वाला क्षेत्रफल SCD, छायांकित क्षेत्रफल SAB का दुगुना है, यानी कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल SCD है वो दुगुना है किसका, क्षेत्रफल SAB का। यदि C से ग्रह को C से D तक पहुंचने में, यानी कि C से D यहाँ तक पहुंचने में टाइम लग रहा है T1, और A से B तक पहुंचने में टाइम लगता है कितना, T2, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कवर करता है T2 टाइम में, और यहाँ से यहाँ तक कवर करता है T1 टाइम। तो T2 लगता है, यानी कि T2 का T1 के साथ संबंध पूछा है। तो सीधा है इसमें जो केपलर के घर्व गति का जो दूसरा नियम है कि समान टाइम है, टाइम समान है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान, यानी कि हर 1 सेकंड ग्रह है वो बराबर एरिया कवर करता है, चाहे वो यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है। अगर किसी का एरिया 3 गुना है, मान लो यानी ये एरिया इसका 3 गुना है, तो इसका मतलब इसको टाइम भी कितना गुना ज़्यादा लगेगा, 3 गुना, सीधी सी बात। तो क्षेत्रफल डबल तो टाइम भी डबल। तो ये क्षेत्रफल बड़ा है तो यानी कि T1 का जो मान होगा वो T2 का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। एरिया डबल तो टाइम भी डबल लगा, क्योंकि हर सेकंड क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो T1 का मान T2 का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये इसकी सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप आराम से समझ जाएंगे इसको। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर निकलते इसकी चाल होगी। तो ये पृथ्वी है, यहाँ से एक वस्तु को फेंका है, कितना वेग दिया है, वो वेग दिया है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये मान लो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। तो इसको पार करने के लिए कितनी चाल चाहिए, 11.2 किलोमीटर, लेकिन दी गई चाल इससे क्या है, ज्यादा, यानी कि v इज ग्रेटर देन VES। ES का मतलब एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। ES का मतलब क्या है, पलायन वेग की बात है। तो पलायन वेग से ज्यादा दिया है, इसका मतलब वो इसको पार तो करेगा, इसको पार करने के बाद आगे भी जाएगा। मान लेते हैं पार करते इसका वेग कितना हो जाता है V', वेग तो कम होगा, कम होता जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा में कमी आती जाएगी, लेकिन फिर भी इसको पार करते टाइम कितना है, V'। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो कितनी गतिज ऊर्जा दी हमने, 1/2 mv², और
किस किस में खर्च होगी, एक तो होगी 1/2 MVS² में, यानी कि पार करने के लिए यहाँ तक चाल पलायन चाल दोगे तो यहाँ तक पहुंचेगा, प्लस में बाकी जो बचेगा वो गतिज ऊर्जा यहाँ जाएगी, क्योंकि हमने प्रारंभ में जो वेग दिया है वो पलायन वेग से क्या दिया, ज़्यादा दिया है, तो वो होगा वेग mv²। अब इसको अगर अपने सोल्व करें, 1/2m कॉमन आके कट जाएगा तो बनेगा v² बराबर VES² प्लस v²। तो यहाँ से v' का मान चाहिए आपको, तो वो आएगा v² माइनस VES का स्क्वायर, लेकिन आपको v' चाहिए सिर्फ, तो v' बराबर होगा v² माइनस VES का होल स्क्वायर। v' कितना है, कितने वेग से फेंका, ये वेग वो है जिससे फेंका है, ये 15 की स्क्वायर होगा, माइनस VES का मान कितना है, वो है 11.2 का होल स्क्वायर। तो ये v' जो है वो 99 पॉइंट समथिंग आएगा, ये मान जो है 225 है, ये 11 का होल स्क्वायर 121 होता है, तो ये लगभग 126 के आसपास आएगा ये मान। तो 126 के मतलब कितना है, 125.44 आएगा, 225 माइनस 125.44, तो ये लगभग आएगा 99.56 का रूट, जो कि लगभग कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा, तो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करते टाइम इसकी चाल कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ऐसे सोल्व कर देंगे इसको। आगे चलते हैं हम, सॉल्यूशन में सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला दिया और ये आपको बता दिया कि फॉर्मूला आया कैसे, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया, ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यदि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी की nवीं घात के व्युत्पन्नपाती है तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में ग्रह का आवर्तकाल समानुपाती होगा। आपको गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वो होता है G बड़ा M या G M1 M2 या G बड़ा M लिख दो, G बड़ा M छोटा M अपॉन में r² होता है, लेकिन इसने क्या कहा है, दूरी है ये छोटा r, दूरी की nवीं घात के व्युत्पन्नपाती है, तो ये फॉर्मूला बनेगा, पर्सन के हिसाब से फॉर्मूला ये बनेगा। और सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह घूम रहा है, कितनी त्रिज्या में, r, तो गुरुत्वाकर्षण बल है वही कौन सा बल प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, यानी कि Fc कहाँ से मिल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल से। और मान लेते हैं कि ग्रह के जो कोणीय चाल है वो ओमेगा है, कितनी है, कोणीय चाल ओमेगा, तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, m ω²r। और F कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है वही अभिकेंद्रीय बल दे रहा है, तो हम लिखेंगे G बड़ा M छोटा M अपॉन में r की पावर, और इसको सोल्व करेंगे अपन, m से m कट जाएगा, और चूंकि आवर्तकाल पूछा है इसीलिए मैंने ओमेगा लिया है, क्योंकि ओमेगा का मतलब होता है 2 बट्टा में कैपिटल T होगा, इसका क्या ओमेगा का स्क्वायर है, तो ये जो 2 बट्टा T है किसका मान होता है, ये ओमेगा का, इनटू में r है, r को मैं इधर भेज देता हूँ, गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो G बड़ा M बट्टा में r की पावर n गुणा में r की पावर 1, जो हो जाएगा G M r की पावर n+1, समान आधार की घातें जुड़ जाती है। अब ये इसको लिखें तो ये आएगा 4π² अपॉन में T² बराबर Gm बट्टा में r की पावर n+1, ये आएगा। अब आप सीधा संबंध बना लो इससे कि T² बराबर क्या आएगा, T² को इधर भेज दो, r की पावर इधर भेज दो, Gm बट्टा में आ जाए, T² बराबर आएगा 4π² r की पावर n+1 बट्टा में Gm, यहाँ से आपको T चाहिए तो T आएगा रूट में 4π² Gm और r की पावर n+1 का रूट, यानी कि जो T है वो समानुपाती आ गया r प्लस n की पावर r की पावर n+1 का रूट, और रूट का मतलब क्या होता है, r की पावर n+1, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, अब ये 1/2 अंदर गुणा होगी पावर के साथ, तो ये आएगा r प्लस n/2 गुणा में कितना होगा 1/2, इसको लिख सकते हैं t जो समानुपाती होगा वो होगा r की पावर n+1/2, तो r की पावर n+1/2 के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ऐसे कर देंगे।
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। चित्र में ए भुजा के एक वर्ग के 4 कोनों पर m, 2m, 3m व 4m द्रव्यमान के 4 कण रखें। वर्ग के केंद्र पर रखे m द्रव्यमान के एक कण पर लगने वाला बल होगा। तो 4 कण है वो तो यहाँ रखे हुए हैं, एक m, 2m, एक 3m और 4m। और ये कह रहा है कि इसके केंद्र पर एक m द्रव्यमान का कण रखा है, तो इस पर कितना परिणामी बल लगेगा। तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे, पहले तो निकालेंगे कि क्या होगा, इस बीच वाले पे ए बी सी डी चारों पे रखे द्रव्यमान, इस पर बल लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ये वाला इसको इधर खींचेगा और ये वाला इसको इधर खींचेगा। इस लाइन पे भी कितने बल लगेंगे, 2। ये 2m इसको इधर खींचेगा और ये 4m है वो इधर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आकर्षण प्रकृति का बल है। तो हम निकालेंगे कैसे, हम पहले इस लाइन का परिणामी बल निकालेंगे, इसी प्रकार हम इस लाइन का भी परिणामी बल निकालेंगे। और मैंने इधर क्यों दिखाया, क्योंकि देखिए ये द्रव्यमान ज्यादा है, तो द्रव्यमान के समानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये वाला द्रव्यमान इसकी बजाय इस पे ज्यादा बल लगा, यानी कि ये ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा और ये वाला बल तो इधर लगेगा और ये इधर लग रहा है, तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो ज्यादा की तरफ आएगा और ज्यादा किधर है, इधर। तो ये आएगा परिणामी बल, इन दोनों का परिणामी बल ये आएगा, जो होगा एफ ए और सी के कारण बल। और इसमें 4m है और यहाँ पे 2m है, तो ज्यादा किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो परिणामी बल भी ज्यादा की तरफ आता है, तो ये आएगा 4bm। किसके कारण, बी और m के कारण आ गया, बी और डी के कारण, सॉरी बी और डी के कारण। ये बल किधर लगेगा, ए से सी की तरफ, और ये बल किधर लगेगा, बी से डी की तरफ। अब निकालेंगे कैसे, तो जो एफ ए सी निकालेंगे हम, वो कैसे निकालेंगे, तो हम एफ ए के कारण जो बल लग रहा है, नहीं सॉरी एफ सी के कारण जो बल लग रहा है उसमें से एफ ए को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना होगा ये बल, तो उसके लिए आपको इस द्रव्यमान और इस द्रव्यमान की, इस द्रव्यमान की चारों द्रव्यमानों से दूरी पता होनी चाहिए। तो ये ए भुजा का, यानी कि ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है, तो ये लंब हो गया, एक आधार हो गया, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वो तो कर्ण होता है, तो इस कर्ण की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2a। कितनी आएगी, √2a, और उसका भी आधा करना है, क्योंकि ये पूरी भुजा का मान है आधा, क्योंकि आधा मान ही आएगा। ये घन के जो घन क्या वर्ग के विकिरण है वो कितने होंगे, तो वो विकिरण होगा √2/a का आधा, √2a/2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये a/√2, यानी कि प्रत्येक द्रव्यमान से जो दूरी है वो कितनी है, a/√2 है। तो एफ ए सी का मान कितना आएगा, एफ सी के कारण बल, एफ सी के कारण बल कितना होगा, जी एम गुणा में इस द्रव्यमान एम पर किसके कारण, 3m के कारण, तो गुणा में 3m बट्टा में a/√2 का होल स्क्वायर, माइनस ए के कारण तो जी एम, और ये भी कितना m है, बट्टा में a/√2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये। तो अब परिणामी बल कैसे निकालेंगे अपने, तो ये हो जाएगा gm² और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2 ऊपर जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा 6gm² बट्टा में a² माइनस ये बनेगा 2gm² बट्टा में a², जो कि कितना आएगा, ये आएगा 4gm² बट्टा में a², यानी कि इन दोनों के कारण जो परिणामी बल इधर आ रहा है उसका मान आएगा 4gm बट्टा में a²। ऐसा इसके कारण होगा, ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा 4gm बट्टा में a², यानी कि ये जो एफ बी डी बल है वो एफ ए सी के क्या है, बराबर है। अब इन दोनों का परिणामी निकालना है, तो इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये परिणामी होगा दोनों का, कैसे निकालेंगे, तो हम इसके ऊपर समांतर चतुर्भुज का नियम लगा देंगे। समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, वो होता है, परिणामी बल मान लेते हैं F है, तो वो होगा F बराबर एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ बी डी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी एफ बी डी और कोस थीटा, और थीटा का मान कितना होगा, तो जैसा डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि थीटा जो आएगा ये कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, तो ये कोस 90 डिग्री आ जाएगी। कितना डिग्री है, कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0। और ये दोनों बल बराबर है, यानी कि मैं
एफ ए सी की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, एफ बी डी लिख सकता हूँ, या एफ बी डी की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, एफ ए सी लिख सकता हूँ। और ये तो जीरो हो ही जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये आएगा रूट में दो, एक, ये दोनों मान एक से लिख दिए मैंने, तो ये आएगा एफ ए सी का होल स्क्वायर, जो आएगा √2 FAC। और FAC का मान कितना था, FAC या FBD का मान कितना है, वो है 4, √2 लिख दिया, फिर आएगा 4 GM² बट्टा में A², ये मान है √2, 4 √2 GM² बट्टा में A²। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऐसे मैंने पूरा करके देखा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट करवाने की कोशिश की, मैंने पूरा इसमें दिखा रखा है कि कौन सा बल किधर होगा, ऐसे पूरा एकदम आसान भाषा में आप समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। बिल्कुल एकदम सही तरीके से समझाया कि FAC FBD के बराबर है, ये कोस 90 हो गया, बिल्कुल सही, आप समझ सकते हैं इसको आराम से। आगे चलते हैं हम। एम द्रव्यमान के एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 2 RE त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में इसे 4 RE त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जो कुल ऊर्जा होती है वो होती है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में 2R। R क्या होती है, R जो होती है वो ये दूरी होती है, यानी कि ये मान लो H है और ये R है, तो R प्लस जो H होता है वो कौन होता है, स्मॉल r। टोटल दूरी केंद्र से इस ग्रह के चारों ओर मान लो उपग्रह घूम रहा है या वस्तु घूम रही है, तो टोटल ऊर्जा ये है। और इसने कहा है कि मान लो ये R1 है, बाद में इसको किस में भेज दिया है, R2 कक्षा में भेज दिया है। तो मतलब आप ज्यादा दूरी कर रहे हो, दूरी ज्यादा होगी तो कुल ऊर्जा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हम कैसे निकालेंगे डेल्टा ई, डेल्टा ई निकालेंगे हम कि यहाँ पे ऊर्जा है वो E1 है और यहाँ पे कितने E2, तो हम सिंपल करेंगे E1 माइनस E2। इसको मैं लिखूंगा G बड़ा M छोटा m बट्टा में 2R1, ये माइनस का है, ये माइनस, फिर माइनस माइनस का G बड़ा M छोटा m बट्टा में E1 माइनस I2, E2 नहीं होगा, E2 माइनस E1 हो। ज़्यादा वाली ऊर्जा कौन है, तो ये 2R2 माइनस 2R1 हो जाएगी, 2R1 हो जाएगी। एक मिनट इसमें R1 का मान कितना दिया हुआ है, 2RE दिया हुआ है, और R2 का मान कितना दिया हुआ है, 4RE दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसको अपने करेंगे तो हम डेल्टा ई बराबर करेंगे E2 माइनस E1। तो G बड़ा M छोटा m माइनस का कितना आएगा 2R2 माइनस G बड़ा M छोटा m अपॉन में 2R1। अब ये मान रख देंगे, माइनस का G बड़ा M छोटा m अपॉन में 2R2 का मान कितना है 4RE, और माइनस माइनस G बड़ा M छोटा m, और ये कितना है R1 का मान 2RE है, और इसको सोल्व कर देना है बस। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1/8 और ये प्लस का बनेगा 1/4। बाकी GM बट्टा RE कॉमन है दोनों में, यानी कि ये बन जाएगा G बड़ा M छोटा m बट्टा में RE तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बनेगा 1/8 माइनस का और प्लस का 1/4, जो कि कुल मिला के कितना बन जाएगा G बड़ा M छोटा m RE, और गुणा में कितना आएगा, ये माइनस 1/8 में से प्लस 1/4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/8 आ जाएगा। तो ये आएगा G बड़ा M छोटा m बट्टा में 8RE, जिसको मैं लिख सकता हूँ GR² RE² M बट्टा में 8RE, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। तो ये आएगा 1/8 GM/RE, 1/8 GM/RE, ये इसका आंसर हो। क्यों, क्योंकि G बराबर होता है GM बट्टा में RE², गुरुत्वीय त्वरण का मान।
तो GM बराबर क्या होगा, GRE स्क्वायर होता है। तो मैंने इसको हटा के इसमें क्या लिखा है, GRE स्क्वायर लिखा है। तो ये 1/8 GMRE आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार सॉल्व कर देंगे इसको। आगे चलते हैं। ये सॉल्यूशन दिया हुआ इसका, आप चेक कर सकते हैं। एक पिंड का एक कोयले की खदान में समुद्र तल पर और पहाड़ की चोटी पर भार क्रमशः W1, W2 और W3 है। तब तो अपने एक डायग्राम बनाएं कि ये समुद्र तल है, ये पहाड़ की चोटी है ये, और ये क्या है, खदान है। मान लेते हैं कि इन दोनों की, इसकी गहराई और इसकी गहराई और इसकी ऊंचाई क्या है, बराबर, H बराबर है D। एक बार मान के चलते हैं। और ये लेवल है पृथ्वी की सतह या समुद्र तल, समुद्र तल है। तो कोयले की खदान में जो भार है वो कितना है, W1, और समुद्र तल पर है W2, और पहाड़ की चोटी पर कितना है, W3। एक बात तो आप याद रखें, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, सतह पर या समुद्र तल पर। उसके बाद चाहे आप गहराई में जाए चाहे ऊंचाई पे जाए, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। लेकिन आपने पढ़ा है कि गुरुत्वीय त्वरण का ऊंचाई के साथ एक फॉर्मूला G1 - 2H/R, और गहराई पर क्या होता है, ये ऊंचाई पर है और ये किस पे है, गहराई पर क्या होता है, 1 - D/R। तो यहाँ तो 2H घटेगा और यहाँ केवल एक D घटेगा, D और H बराबर निकले, तो यानी कि ये दुगुना मान घटेगा और ये एक गुना मान। तो ज़्यादा कमी किस में आएगी, हाइट वाले में। तो ऊंचाई पर, जितनी ऊंचाई पे गए उतनी गहराई पर जाएं, तो गहराई के मुकाबले ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में ज़्यादा कमी आएगी, और गुरुत्वीय त्वरण के मान में ज़्यादा कमी आएगी तो जो भार है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम भार कहाँ होगा, पहाड़ की चोटी, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तल पर, यानी कि W2 है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और उससे कम कहाँ होगा, गहराई पर, यानी कि W1 का मान उससे छोटा होगा। सबसे कम किस में होगा, वो होगा पहाड़ की चोटी। तो W2 इज ग्रेटर देन, हालांकि ऑप्शन में ये ऑप्शन मैच होता है कि W2 का मान है वो इन दोनों से क्या है, बड़ा है, W3 से भी बड़ा है और W1 से भी क्या है, बड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग के 50% की चाल से दागे गए रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो रॉकेट को जो चाल दी है वो कितनी है, रॉकेट को दी गई चाल है वो पलायन वेग का VES का कितना परसेंट है, 50% है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो VES गुणा में 50%, यानी कि VES इंटू में 50/% का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा बट्टा में। ये कितना आएगा, ये आएगा VES/2। चाल है वो पलायन वेग की कितनी है, आधी है। तो रॉकेट के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई पूछी है। तो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला आता है वो होता है त्रिज्या बट्टा में VES का स्क्वायर अपॉन में V² - 1। ये फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है। और इसमें आपको अब मान पुट कर देने, आर का मान रखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आर सीधा दिख रहा है। तो आपको सिर्फ VES और V² की वैल्यू रखनी है, बी की रखनी है, बी का मान VES के रूप में दिया हुआ है, तो इसको अपने सोल्व कर देंगे सीधा। तो कैसे करेंगे इसको, H बराबर R बट्टा में VES² बट्टा में VES², VES/2, यानी कि V का मान VES/2 है, माइनस क्या आएगा 1। तो ये VES² से VES² कट जाएगा और इसका स्क्वायर बनेगा 4 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो R बट्टा में 4 - 1, यानी कि R बट्टा में कितना आ जाएगा, 3। तो R बट्टा में 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, R/3। आगे चलते हैं हम। एक कृत्रिम उपग्रह की त्रिज्या, उपग्रह का R त्रिज्या के वृत्ताकार
कक्षा में, कक्षक में आवर्तकाल कितना है, 4 दिन है। यदि एक दूसरे उपग्रह का वर्त्य कक्षा में आवर्तकाल 32 दिन है तो कक्षक की त्रिज्या, तो हम पहला जो कृत्रिम उपग्रह है उसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, यानी कि R1 का मान दिया हुआ है आर, और उसका आवर्तकाल T1 का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिन। और दूसरे उपग्रह की वर्त्य कक्षा में आवर्तकाल यानी कि T2 का मान दिया हुआ है आपको 32 दिन। तो कक्षक की त्रिज्या यानी कि आपको R2 का मान पूछा है, तो हम केपलर का नियम लगा देंगे। केपलर का नियम क्या है, वो टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर की क्यूब, या टी समानुपाती है आर की पावर 3/2। अब इसको सोल्व करना है आपको, क्योंकि जो ज्ञात करना है वो आर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर की पावर 3/2 है, वो टी के क्या है, समानुपाती है, ऐसे लिख सकते हैं। या आर है वो, अब ये पावर जब हटाएंगे तो इसके ऊपर पावर आएगी, वो आएगी 2/3, ऐसे आएगी पावर। तो अब हम मान रखेंगे R2/R1 बराबर आएगा, समानुपाती तो T2/T1 की पावर 2/3। अब कैसे करेंगे इसको, तो T2 का मान कितना है, T2 का मान है 32 और T1 का मान है 4, और पावर कितनी है, 2/3। तो ये काटेंगे तो आएगा रूट में क्या, ब्रैकेट में 8 और 2/3। 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ। 2 से वापिस 1/3 गुणा 2/3 हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 8 की घनमूल हो सकती है, 1/3 पावर हो सकती है। 8 की पावर 1/3 का मान कितना होता है, 2, यानी कि इसका मान कितना हो गया, 2। 2 की क्या होगी स्क्वायर, तो कितना हो गया, 4। तो जो R2 आएगा वो R1 का कितना गुना आएगा, 4 गुना। ये कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। कितना R होगा ये, 4R। ऐसे सोल्व कर देंगे इसको। आगे चलते हैं हम। यदि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर खड़ा एक व्यक्ति भारहीनता महसूस करे तो 1 दिन की अवधि होगी। तो पृथ्वी पे भारहीनता के लिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, भारहीनता के लिए मतलब भार बल का मान कितना होना चाहिए, 0। यानी कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, mg डैश, यानी कि, और इसका मान कितना है, mg डैश का मान 0, भार बल कितना है, 0। तो भार बल 0 होने के लिए वहां पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि m इधर आके 0 एम जी डैश का गुणा 0 है, इसका मतलब m तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा, g डैश होगा। अब इसका मान जो है वो कैसे निकालेंगे, g डैश का जो मान होता है, इसका फॉर्मूला है पृथ्वी पर सतह पर गुरुत्वीय त्वरण माइनस ओमेगा स्क्वायर r और कोस स्क्वायर 0 डिग्री। कोस स्क्वायर 0 डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर लैम्बडा होता है, यहाँ पे भूमध्य रेखा पर लैम्बडा का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। तो ये आएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r बराबर 0। तो ओमेगा स्क्वायर r बराबर कितना आएगा, g। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आएगा, g/r। लेकिन आपको तो दिन की अवधि पूछे, दिन की अवधि मतलब आवर्तकाल पूछा है। आवर्तकाल के लिए ओमेगा की जगह लिखेंगे 2π/t का होल स्क्वायर बराबर g/r। तो यहाँ से वर्गमूल बन करेंगे हम, तो वर्गमूल लेने पर इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो 2π/t बन जाएगा ये, और इधर क्या बन जाएगा, इधर g/r का रूट बन जाएगा। लेकिन आपको तो t ज्ञात करना, t को इधर, इसको इधर और इसको इधर, तो क्या आएगा, t बराबर आएगा r/g और 2π। t बराबर 2 गुणा 3.14, r का मान कितना होता है, 6.4 गुणा 10 की पावर 6, यही होता है त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। बट्टा में g का मान कितना ले लेंगे हम, लगभग 10। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो मान आएगा वो आएगा 2 गुणा 3.14 गुणा 8 गुणा 10 की पावर 2 सेकंड। कितना आएगा ये, सेकंड। लेकिन आपको तो ये बताना है कितने घंटे में होगा, तो हम इसको मान निकालेंगे। तो घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 3600 का भाग दे देंगे, 3600।
तो ये आएगा लगभग 1.4 घंटा। कितना घंटा आएगा? 1.4 घंटा। इस प्रकार इसको सॉल्व कर देंगे, 1.4 घंटा इसका आंसर आ जाए। आगे चलते हैं। अब ये किया हुआ पूरा सॉल्व करके बताया, आप आराम से समझ सकते हैं इसको एकदम बढ़िया से। पृथ्वी से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो पृथ्वी पर जो पलायन वेग है वो कितना है, उसको वी से लिख रहा हूँ, वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह की त्रिज्या, पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह की त्रिज्या, तो मंगल ग्रह की त्रिज्या को मैं RM बोलूंगा, मार्स, और पृथ्वी की त्रिज्या को मैं क्या बोलूंगा? RE बोलूंगा। और मंगल ग्रह का द्रव्यमान है वो है MM, द्रव्यमान को M से लिखते हैं MM, और पृथ्वी के जो द्रव्यमान है वो है M। अब हम प्रश्न से समझेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में मंगल ग्रह की त्रिज्या व सैंती लगभग आधी व 1/10वीं। तो मतलब मंगल ग्रह की त्रिज्या है वो, मंगल ग्रह की त्रिज्या है वो पृथ्वी की कितनी है? आधी, तथा सैंती, सैंती मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है मंगल ग्रह का? वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 10वां भाग है, यानी कि ME/10। तो मंगल ग्रह से पलायन वेग होगा। तो पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है? पलायन वेग का फॉर्मूला वो लगाएंगे जिसमें द्रव्यमान भी और त्रिज्या भी, वो होता है 2gm/r, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से v है वो m और r के वर्गमूल के क्या हो गए? समानुपाती। आपको किसका निकालना है? मंगल ग्रह का। तो v निकालेंगे हम। तो ये आएगा m/e इंटू में r के क्या विचलनापाती, तो ऊपर तो आएगा RE और नीचे आएगा RM। तो mm का मान कितना है? mm का मान है वो ME का कितना है? 10वां हिस्सा है, गुणा में RE का मान, ये सारा रूट में साथ में मान, RE का मान कितना है? तो RE का मान है वो है, RE का मान तो RE है, और RM का मान यानी कि मंगल ग्रह की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। तो ये ऊपर जाएगा, ME से ME कट जाएगा, RE से RE, तो रूट में बचेगा, रूट में कितना बचेगा? रूट में बचेगा 1/10 गुणा में 2, ये आएगा 1/5। ये कितना है? 1/5। तो VM मंगल ग्रह पे जो चाल होगी, पलायन चाल या पलायन वेग होगा 1/5 रूट V, ये आएगा। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा रूट में 0.2V, रूट में 0.2V, और .2 रूट जो होता है उसका मान होता है 0.45 और V, और तो VM बराबर आएगा 0.45, V का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यानी कि ये मान लगभग कितना आएगा? ये मान लगभग आएगा 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऐसे सॉल्व कर देंगे। थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन 0.2 का रूट निकालने में दिक्कत आ सकती है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ ये 2013 में ऐसे किया ये। आगे चलते हैं हम। एक वस्तु को r/2 के बराबर ऊंचाई h से गिराया जाता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। वस्तु की चाल जब यह पृथ्वी की सतह से टकराती है होगी। पलायन वेग है वो v के पदों में। तो मतलब आपको ऐसा प्रश्न मैंने पहले भी किया है, बिल्कुल उसके जैसा ही करेंगे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई से गिराने की, ये कितना है? h चाहिए, और इस h का मान भी कितना है? r/2। तो यहां से गिराया इसको, ये यहां आएगी, तो यहां पर वेग पूछा है आपसे। ये मान लो वेग v1 है और ये वेग कितना है? v2। मतलब v2 का मान आपको ज्ञात करना है। और ये त्रिज्या क्या है? ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो टोटल हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? तो ये होगी स्मॉल r है वो कितना होगा? वो होगा r/2 प्लस में r। या सीधी सी बात है, यहाँ स्थिति जो u1 है और यहाँ सतह पे आते हैं कितनी? u2। तो यहाँ ज़्यादा होती है और यहाँ कम। u1 बड़ा होता है किससे? u2 से।
तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आई है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि U1 माइनस U2 है वो होगा K2 माइनस K1। तो यहाँ से छोड़ा है तो पहले वेग कितना है, 0 है। अब U कितना होता है, U का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, वो होता है G बड़ा M छोटा m बट्टा में R मतलब दूरी। टोटल दूरी कितनी है, वो होगी R प्लस में H, और किसका निशान, माइनस का, तो माइनस U2। यहाँ आ गई तो अब सिर्फ कितनी दूरी बची है, केंद्र से ये दूरी कितनी है, कैपिटल R है, G बड़ा M छोटा m बट्टा में R आ जाएगी। और K2 माइनस K1 कितना हो, तो K2 होगा 1/2m V2 स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि पहला वेग तो 0 है, उसको 0 कर दिया हमने सीधा ही। इसको अपने सोल्व करें, G बड़ा M छोटा m बट्टा में R प्लस R/2 माइनस G बड़ा M माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इसको ऐसे सीधा कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा। G बड़ा M छोटा m बट्टा में R बराबर 1/2m V2 स्क्वायर, और छोटा m इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी कॉमन आके कट जाएगा, और ये मान कितना बनेगा, ये देखिए R/2 और R कितना हो जाएगा, 3/2R हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस का 2G बड़ा M छोटा m अपॉन में छोटा m तो कट ही जाएगा, छोड़ देना, 2GM बट्टा में 3R बनेगा, प्लस में GMM बट्टा में G छोटा m तो रखना ही नहीं है, 1/2 V2 स्क्वायर बन जाएगा ये। अब इसमें से आपको सोल्व करना है, तो ये जब ये 2/3 है यानी कि GM बट्टा R कॉमन आएगा इसमें से, और यहाँ बचेगा माइनस का 2/3 और प्लस का 1 बराबर 1/2 V2 स्क्वायर। तो अब ये आएगा 3 लघुत्तम आएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 1, तो ये बचेगा GM बट्टा में 3R बराबर 1/2 V2 स्क्वायर। तो V2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो V2 स्क्वायर हो जाएगा 2GM बट्टा में R और 3, और ये हो जाएगा, और 2GM बट्टा में R, जो रूट में 2GM बट्टा में R होता है वो होता है पलायन वेग, लेकिन सीधा 2GM बट्टा में R क्या होगा, वो होगा V स्क्वायर, यानी कि मैं इसकी जगह लिख दूंगा V2 स्क्वायर बराबर आएगा 1/3 और V स्क्वायर। अब आपको तो V2 चाहिए सीधा, तो दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, दोनों का वर्ग हट जाएगा, तो V2 बराबर आएगा VE बट्टा में √3। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऐसे कर देंगे, बिल्कुल आसान है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है कि स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी है उतनी वृद्धि किस में होगी है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी है। बस आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला दोनों पॉइंट पे पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम। यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर h ऊंचाई पर g के मान में परिवर्तन पृथ्वी की सतह से d गहराई पर परिवर्तन के समान हो, d व h का मान r से बहुत छोटा है, तो आपको सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि h ऊंचाई पे फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2h बट्टा में r गुणा में सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, और गहराई पर कितना होता है, g 1 - d बट्टा में r। और ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर और d गहराई पर इस पॉइंट A और B पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो क्या है, बराबर है, यानी कि GH बराबर है GD, यानी कि G 1 - 2h बट्टा में R बराबर है G 1 - d बट्टा में R के। तो G से G कट जाएगा और 1 से 1 भी कट जाएगा, तो यानी कि आएगा 2h बट्टा में R बराबर D बट्टा R आएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और R से R भी कट, तो D बराबर कितना आएगा, 2h आएगा। D बराबर कितना आएगा, 2h। इस प्रकार है आंसर आ जाएगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण के इस पार्ट का वीडियो सॉल्यूशन था। आप उम्मीद है कि सब ने आपने गुरुत्वाकर्षण की यूनिट पढ़ी है, तो कम से कम इतने प्रश्न तैयार करके आप जाएं, आराम से आपके गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न जो पेपर में आए वो सॉल्व हो जाएंगे आपसे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।